So hello everyone. In the previous video we have seen the school of the psychology which was Gestalt और इस वीडियो में हम जो दूसरा स्कूल करने वाले हैं वो है psychoanalysis. So this school was given by Sigmund Freud, was founded by Sigmund Freud. तो जो psychoanalysis है उसको फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी भी बोला जाता है. तो साइकोएनालिसिस बेसिकली क्या था? जो सिगमंड फ्रॉइड थे वो ना मतलब जो एबनॉर्मल पीपल होते थे या जो मेंटल डिसऑर्डर्स से जो पीपल सफ़र कर रहे होते थे, ठीक है, तो उन सबके साथ वो डील करते थे. उन क्लाइंट्स को, उन पेशेंट्स को वो थेरेपीज प्रोवाइड करते थे, ठीक है, जिसको हम साइकोएनालिटिक थेरेपी भी बोलते थे. तो जो ये वाला स्कूल था जो सिगमंड फ्रॉइड ने फाउंड किया था, इस स्कूल ने ना काफ़ी एक नेगेटिव साइड दिखाई थी ह्यूमन बीइंग्स की, कि जो पीपल होते हैं उनमें मतलब सब में एक मेंटल इलनेस का सीड होता है. तो मतलब काफ़ी एक नेगेटिव व्यू पॉइंट से एक इंडिविजुअल को व्यू करा था इस स्कूल ने. तो लेट अस बिगिन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सी कि ये जो स्कूल है इसको सिगमंड फ्रॉइड ने स्टार्ट किया था. जो सिगमंड फ्रॉइड है उन्होंने एक वेरी यूनिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी दी थी जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं. और इन्होंने बताया था कि हमारे माइंड के ना 3 लेवल्स होते हैं, 3 लेयर्स होती है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस. ठीक है, कॉन्शियस क्या होता है? कॉन्शियस रेफर्स टू दोज फीलिंग्स, इमोशन, थॉट्स विच द इंडिविजुअल इज अवेयर ऑफ. कि फिलहाल मैं जिन सिचुएशंस के बारे में, जिन फीलिंग्स के बारे में, जिन थॉट्स, आइडियाज़, इमोशंस के बारे में अगर मैं अवेयर हूँ तो वो कॉन्शियस है. कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे आगे पीछे क्या हो रहा है, मैं सोच क्या रही हूँ, मेरे मन में क्या चल रहा है. ठीक है, सो ऑल ऑफ दैट जो मेरे को पता है, जिसके बारे में मैं अवेयर हूँ, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, वो कोई फीलिंग हो, वो कोई इमोशन हो, वो कोई आइडिया हो या वो कुछ भी हो, सो दैट इज कॉन्शियस. ठीक है, जिसके बारे में मुझे पता है, जिसके बारे में मेरे को अवेयरनेस है. फिर एक होता है सबकॉन्शियस. जो सबकॉन्शियस है वो क्या होता है कि जिसके बारे में मेरे को याद तो है, लेकिन अगर कोई मेरे को याद दिलाएगा तो वो मेरे को याद आएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मुझसे पूछेगा कि कल तुमने रात डिनर में क्या खाया, तो वो मेरे को ऐसे याद नहीं आएगा. लेकिन अगर मैं उस पर जोर डालूंगी, मैं सोचूंगी कि यार मैंने क्या खाया था, क्या खाया था, तो मेरे को एकदम याद आ जाएगा. तो यानी कि वो चीज़ मेरे सबकॉन्शियस में पड़ी हुई है. ठीक है, तो मतलब वो चीज़ जो आपके कॉन्शियसनेस में आ जाएगी अगर आप उसको अटेंड करोगे, यानी कि अगर आप अपने दिमाग पे जोर डालोगे और उस चीज़ को याद करने की कोशिश करोगे तो वो आपके सबकॉन्शियस में से कॉन्शियसनेस में आ जाएगी और आप उसके बारे में अवेयर हो जाओगे. ठीक है, सो इट इंक्लूड्स थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, आइडियाज विच कैन कम इनटू कॉन्शियसनेस इफ वन अटेंड्स टू इट. और अनकॉन्शियस क्या होता है? अनकॉन्शियस में जनरली यही होता है कि जो थॉट्स, जो फीलिंग्स, जो इमोशंस, जो आइडियाज जिसके बारे में एक इंडिविजुअल अवेयर नहीं होता. जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अनकॉन्शियस ना काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं हमारे अनकॉन्शियस में. अनकॉन्शियस में वो सारी चीज़ें आती हैं जो हमारी फीलिंग्स, इमोशंस जो हम रिप्रेस्ड रखते हैं, हमारे डिज़ायर्स जिनको हम ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो वो हम अपने अनकॉन्शियस में डाल देते हैं. ठीक है, तो अनकॉन्शियस में एक तो वो सारी चीज़ें आ गई जिनके बारे में हम अवेयर ही नहीं है कि हमारे साथ कभी कुछ हुआ था लेकिन हमें वो याद नहीं है कि क्या हुआ था. अनकॉन्शियस में वो सारी चीज़ें भी आ गई जो हमने रिप्रेस करी हुई है, हमने जानबूझकर उनको दबा रखा है और हम उनको कॉन्शियसनेस में नहीं आने देते. और अगर वो कॉन्शियसनेस में हमारे आ भी जाती हैं तो हम उनको फिर से रिप्रेस कर देते हैं. क्यों? क्योंकि अगर वो हमारी कॉन्शियसनेस में आती हैं तो वो हमें ट्रबल देती हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि हमारे साथ ना हमारे बचपन में सपोज कोई बहुत ट्रैजिक इवेंट हुआ, तो ना एक तो वो चीज़ भी अनकॉन्शियस है कि हमारे साथ वो हो गया लेकिन हमें वो याद नहीं है कि क्या हुआ था. ठीक है, वो हमारे अनकॉन्शियस में वो चीज़ पड़ी हुई है, तो हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता कि क्या हुआ था, कब हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे हम बहुत छोटे थे, तो वी डोंट रिमेम्बर आज. तो अब क्या हुआ, एक तो वो चीज़ भी हमारी अनकॉन्शियस हो गई. दूसरा, अगर वो हमें पता है कि वो चीज़ क्या है, ठीक है, लेकिन हम उस चीज़ को कभी भी मतलब अपने कॉन्शियसनेस में नहीं आने देते, क्योंकि अगर वो हमारे कॉन्शियसनेस में आएगी तो हम उसके बारे में सोचेंगे और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे. तो हम उसको रिप्रेस्ड ही रखते हैं, हम उसको अपने कॉन्शियसनेस में आने ही नहीं देते, क्योंकि वो काफ़ी एक ट्रैजिक मोमेंट है हमारी लाइफ का जो अगर हमारे कॉन्शियसनेस में आएगा तो हमें काफ़ी परेशान करेगा. तो इसीलिए हम उसको दबा के रखते हैं, हम उसको रिप्रेस्ड करके रखते हैं हमारी अनकॉन्शियसनेस के अंदर. ठीक है, तो अनकॉन्शियस वो दोनों चीजें हो सकती हैं, वो भी जिसके बारे में हम जानबूझ के रिप्रेस्ड रख रहे हैं जिन चीजों को,
और वो भी जिनके बारे में हम अवेयर ही नहीं हैं। और इवन फ्रॉइड ने ना वेरियस टेक्निक्स के बारे में भी बताया था कि कैसे जो हमारे अनकॉन्शियस में होता है उसको हम कॉन्शियसनेस में ला देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे साथ कुछ हुआ हुआ है जिसके बारे में हमें नहीं पता, हम भूल चुके हैं, लेकिन वो चीज हमें बहुत परेशान कर रही है, लेकिन हमें रीजन ही नहीं पता कि क्या चीज है जिसकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं। तो कभी कभी हमारे को वैसे गंदे गंदे ड्रीम्स आते हैं या फिर कुछ भी होता है, तो ना उस चीज के थ्रू जो फ्रॉइड होता था वो ये चीज बता देता था कि वो चीज तुम्हारे अनकॉन्शियस के अंदर है जो तुम्हें परेशान कर रही है, और वो तुम्हें अपने कॉन्शियसनेस में लानी है जिससे तुम अवेयर हो जाओ कि तुम्हारे को क्या प्रॉब्लम हो रही है और तुम उस चीज का फिर सोल्यूशन निकाल सको। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि अनकॉन्शियस मटेरियल कैन बी ब्रॉट इन कॉन्शियसनेस थ्रू द टेक्निक्स ऑफ फ्री एसोसिएशन एंड ड्रीम एनालिसिस। जो फ्रॉइड होता था ना, ये इन दो टेक्निक्स का यूज करता था अनकॉन्शियस मटेरियल को कॉन्शियसनेस में लाने के लिए। जैसे वो अपने क्लाइंट्स को बोलता था कि जो भी तुम्हारे ड्रीम्स में आ रहा है वो तुम बताओ, उसको तुम ओपनली आकर एक्सप्रेस करो, या फिर तुम फ्री एसोसिएशन करो कि अपनी आईज बंद करके आराम से लेट जाओ और जो भी तुम्हारे मन में आता है, जो भी इमेज बनती है वो सब मुझे बताओ। तो मतलब एक तरह से वो कोशिश करता था कि जो इंसान परेशान हो रहा है क्योंकि उसके अनकॉन्शियस में कोई चीज है जिसकी वजह से वो परेशान है, तो कैसे वो उसको कॉन्शियसनेस में लाए और उसको बताए कि ये चीज है जो तुम्हें परेशान कर रही है, इसका सोल्यूशन तुम्हें करना है। तो अनकॉन्शियस में ना वो सारी चीजें आती हैं हमारी, ठीक है। और 90% ऑफ हमारा जो माइंड होता है वो हमारे अनकॉन्शियस ही होता है, और सिर्फ 10% जो होता है पर्सनालिटी का वो हमारा कॉन्शियसनेस होता है। तो दैट इज ऑल अबाउट द 3 लेवल्स ऑफ माइंड विच वाज कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस एंड सबकॉन्शियसनेस। फिर उसके बाद जो फ्रॉइड है उसने ये एक यूनिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी की बात की थी, जिसने उसने बताया था कि हमारे पर्सनालिटी जो होती है उसके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो। तो अब ये इड, ईगो, सुपर ईगो ये है क्या? जो इड होता है ये तीनों हमारे ना पर्सनालिटी के कंपोनेंट्स हैं, पर्सनालिटी के ही एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में 1 बाय 1 देखेंगे। ये तीनों ही ना हमारे अनकॉन्शियस में हैं, ठीक है। और इड और ईगो तो इड और सुपर ईगो तो बिल्कुल इरैशनल है, और ईगो फिर भी रैशनल कह सकते हैं, क्योंकि जो इड है वो तो प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, और सुपर ईगो मोरालिटी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अब इनका मतलब क्या है? जैसे जो इड है उसको तो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, उसको इमीडिएट प्लेजर चाहिए। मतलब अगर मेरे को कोई चीज करनी है तो मुझे करनी है, अभी करनी है, मेरे को नहीं सोचना कि वो गलत है, वो सही है, वो करनी चाहिए, वो नहीं करनी चाहिए, मुझे कुछ नहीं सोचना है, मेरे को अगर करनी है तो मेरे को करनी है। तो दैट इज इड, जहाँ पे आपको एकदम से प्लेजर चाहिए बिना किसी दूसरे थॉट के, ठीक है। फिर सुपर ईगो आता है। सुपर ईगो क्या कहता है कि नहीं, सुपर ईगो देखता है ये चीज गलत है, ये चीज सही है, अगर ये करेंगे तो ये हमारे मोरल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, ये हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो सुपर ईगो क्या देखता है? गलत और सही को। इड कुछ नहीं देखता सही गलत, इड देखता है मेरे को अभी अपना प्लेजर चाहिए तो चाहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि गलत होगा सही होगा, मेरे को तो अपना प्लेजर चाहिए। और जो ईगो होता है वो इन दोनों को बैलेंस करके चलता है, इड और सुपर ईगो को, वो रियलिटी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। अब वो हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं कि क्या है ये चीज। लेकिन इट सीक्स इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ डिजायर्स, सुपर ईगो इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू राइट्स एंड रॉन्ग्स एंड इज कंसर्न फॉर मोरालिटी, और जो ईगो है वो इन दोनों के बीच का एक मीडिएटर है और इनको बैलेंस करके चलता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को आइसक्रीम खानी है, तो जो इड होगा मेरा वो क्या कहेगा कि दैट आई नीड आइसक्रीम इमीडिएटली, मेरे को इमीडिएटली आइसक्रीम चाहिए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता क्या टाइम हो रहा है, क्या मेरे को खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए, मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरे को तो अभी के अभी आइसक्रीम चाहिए, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, इमीडिएट प्लेजर चाहिए। सुपर ईगो क्या कहेगा कि नहीं, ये गलत समय आइसक्रीम खाने का, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, अगर तुमने ऐसा खा ली तो कितना गलत होगा, ये बिल्कुल इमोरल है, बिल्कुल सोसाइटियल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, ठीक है। रात के 12 बज रहे हैं, कोई क्या सोचेगा, तुम आइसक्रीम तुम सोचो भी मत इस चीज को कि तुम्हें इस टाइम आइसक्रीम खानी है। तो मतलब सुपर ईगो जो है वो काफी मॉरल प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि ये गलत है ये सही है, ऐसा सोचो भी मत क्योंकि ये बहुत गलत है, ये बिल्कुल इमोरल चीज है। लेकिन ईगो जो है वो बीच का रास्ता ढूंढता है, वो बैलेंस करके चलता है कि चलो ठीक है अभी नहीं खाते, बाद में खा लेंगे, जब मिलेगी या फिर जब सुबह हो जाएगी हम तब खा लेंगे, जरूरी थोड़ी है अभी खाएंगे, या फिर अगर पॉसिबल है तो खा लो, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो मतलब ईगो जो है ना वो रियलिटी प्रिंसिपल को देखता है
कि अगर वो चीज है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, वो मतलब बैलेंस करके चलेगा। वो ऐसा नहीं कि मेरे को अभी चाहिए प्लेजर, ना वो ऐसा है कि मेरे को ये गलत है ये सही है, वो मतलब रियलिटी के ऊपर बेस्ड है, वो रैशनल है। एक और एग्जाम्पल से देख लेते हैं, जैसे कि आई वॉन्ट टू हैव चॉकलेट राइट नाउ, कि सपोज कोई इंसान मीटिंग में बैठ रहा है और वो कह रहा है मेरे को अभी चॉकलेट खानी है मीटिंग के बीच में, तो सुपर ईगो क्या कहता है कि नहीं, ये गलत टाइम है, ये अनएथिकल है, ये इमोरल है, यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट इट, तुम सोच भी नहीं सकते मीटिंग के बीच में अगर तुम ऐसे चॉकलेट खाने की, क्योंकि बहुत गलत बात है, ये बिल्कुल अनएथिकल चीज है। और ईगो क्या कहेगी, वो बैलेंस करेगी कि चलो ठीक है, फर्स्ट फिनिश आ मीटिंग, पहले मीटिंग फिनिश करना और फिर खा लेंगे। मतलब जो ईगो है ना, वो इतनी ज्यादा ग्रेटिफिकेशन चाहिए उसको इमीडिएट, ना वो ये सोचती गलत है सही है, वो मतलब वो बीच का रास्ता ढूंढेगी। ठीक है, कि अगर पॉसिबल है तो चलो खा लेते हैं, नहीं में होगी तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये 3 कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी है। तो ईगो इज जहाँ पे हम बीच का रास्ता ढूंढेंगे, ना तो हम ग्रेटिफिकेशन के लिए बहुत ज्यादा स्ट्राइव करेंगे और ना हम इस बारे में सोचेंगे गलत है सही है या कुछ भी है। अगर कोई चीज हो सकती है तो कर सकते हैं, नहीं हो सकती है तो नहीं सही। ना ग्रेटिफिकेशन चाहिए बहुत ज्यादा और ना इस चीज की फीलिंग है हमारे अंदर कि यार ये गलत है ये सही है, अगर करनी है तो हो जाएगी, नहीं होगी तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो वो ईगो है जो बैलेंस करती है। अब उसके बाद जो फ्रॉइड है ना, उसने एंग्जाइटी की बात करी और 3 टाइप्स ऑफ एंग्जाइटी की बात करी, कि एक होती है रियल एंग्जाइटी, एक होती है न्यूरोटिक एंग्जाइटी और एक होती है मॉरल एंग्जाइटी। फर्स्ट ऑफ ऑल एंग्जाइटी क्या है? एंग्जाइटी इज द अनकंफर्टेबल फीलिंग एंड स्टेट ऑफ एप्रीहेंशन एंड टेंशन। ठीक है, कि अब 3 तरह से है ये एंग्जाइटी, एक रियल होती है, एक न्यूरोटिक और एक मॉरल। रियल एंग्जाइटी क्या होती है? रियल एंग्जाइटी इज कि जो हमें रियल लाइफ सिचुएशन से या फिर किसी ऑब्जेक्ट से जो एंग्जाइटी है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ऑब्वियसली सबको थोड़ी बहुत एंग्जाइटी होती है एग्जाम देने से पहले, सबको थोड़ी बहुत एंग्जाइटी होती है उनके एग्जाम के रिजल्ट आने से पहले। ठीक है, सबको थोड़ी बहुत एंग्जाइटी होती ही है जब स्टेज पे परफॉर्म करना होता है उससे पहले। अगर कोई डॉग हमारे सामने आ जाता है और वो हमें घूर रहा होता है, हमें तब भी थोड़ी बहुत एंग्जाइटी होती है। तो ये वैसी एंग्जाइटी होती है जो हमें रियल लाइफ सिचुएशंस में होती रहती है, किसी इवेंट की वजह से, किसी ऑब्जेक्ट की वजह से या फिर किसी एंटिसिपेशन ऑफ इवेंट की वजह से। तो दैट इज रियल एंग्जाइटी, दैट एंग्जाइटी फेस्ड बाय मेनी ड्यू टू सम डेली लाइफ थ्रेटफुल सिचुएशंस। ठीक है, अब उसके बाद होती है न्यूरोटिक एंग्जाइटी। न्यूरोटिक एंग्जाइटी क्या होती है? तो ये देखना है कि न्यूरोटिक एंग्जाइटी तो होती है इड की वजह से और मॉरल एंग्जाइटी होती है हमें सुपर ईगो की वजह से। तो न्यूरोटिक एंग्जाइटी कैसे होती है? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, कि मेरे को रात के 12 बज रहे हैं और मेरे को तो रात के 12 बजे ही आइसक्रीम खानी है और खानी ही खानी है। तो जब वो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन हो गया, आपने मतलब आपने अगर आइसक्रीम खा भी ली, सपोज करते हैं, तो उससे आपको फिर बाद में एक फीलिंग ऑफ गिल्ट आएगा, फिर फीलिंग ऑफ शेम आएगी, फिर आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार, फिर आपको फियर ऑफ पनिशमेंट लगेगा कि यार अब खा तो लिए लेकिन क्या पता सुबह उठे तो पनिशमेंट ना मिल जाए मम्मी पापा से, तो आपको थोड़ी गिल्ट सी आएगी, यार चल खानी नहीं चाहिए थी, थोड़ा सा मैं समझ लेती, और मतलब आपको बड़ी फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड शेम आएगी। तो वो जो थोड़ी बहुत एंग्जाइटी आपके अंदर होगी, वो जो कॉन्फ्लिक्ट होगा, और इवन इफ अगर आपका ग्रेटिफिकेशन इमीडिएट वो पूरा ना होता तो भी आपको एंग्जाइटी होती है कि यार मुझे खानी है मुझे खानी है, तो तब भी आपको एक एंग्जाइटी की फीलिंग होती। और जब आपने खा लिया, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन होने के बाद आपके अंदर एक फीलिंग ऑफ गिल्ट है, एक फीलिंग ऑफ शेम है, एक आपको फियर ऑफ पनिशमेंट है, तो उससे भी आपको एक एंग्जाइटी हो रही है, दैट इज न्यूरोटिक एंग्जाइटी। अब मोरल एंग्जाइटी क्या होती है? वो सुपर ईगो की वजह से होती है। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये सोचते हैं यार ये चीज राइट है ये चीज रॉन्ग है, ये चीज नहीं करनी चाहिए ये करनी चाहिए, तो वो आपको जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है आपके अंदर, वो मॉरल एंग्जाइटी दे रहा है। जैसा आप अगर आप क्लास में के बीच में बैठे हो और आपका मन कर रहा है कि यार मेरे को ना अभी के अभी कुछ ठंडा पीना है, ठीक है, लेकिन आप अभी उस टाइम नहीं पी सकते, तो अगर आपके अंदर एक सुपर ईगो होगा, वो आपको कहेगा कि तू पागल है, तो इसके बारे में सोच भी कैसे सकती है, यू आर इन द मिडिल ऑफ योर क्लास एंड हम ऐसे बिल्कुल भी गलत है ये सोचना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो एक तरफ आपको क्या हो रहा है, आपके मन में आ रहा है कि यार मेरे को कोल्ड ड्रिंक पीनी है, मेरे को कोई सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए, और एक तरफ सुपर ईगो क्या कह रहा है कि नहीं ये बहुत गलत है, सोचो भी मत। तो वो जो आपके अंदर एक एंग्जाइटी हो रही है, वो जो कॉन्फ्लिक्ट आपके मन में चल रहा है, दैट इज
गिविंग यू एंग्जाइटी विच इज मोरल एंग्जाइटी, ठीक है, कि आप सोसाइटल प्रिंसिपल्स को भी तोड़ना नहीं चाहते क्योंकि वो चीज़ बहुत अनएथिकल है और आपको ग्रेटिफिकेशन भी चाहिए तो आप अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो वो मोरल एंग्जाइटी है, ठीक है। तो क्या फंस चुके हो, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है एक। और अब ना एंग्जाइटी को रिड्यूस करने के लिए ना जो लोग होते हैं वो डिफेंस मैकेनिज्म्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो टू रिड्यूस एंग्जाइटी एंड डिस्टॉर्ट रियलिटी, इंडिविजुअल यूज वेरियस डिफेंस मैकेनिज्म्स सच एज रिप्रेशन, प्रोजेक्शन, रेशनलाइजेशन एक्सेट्रा। कि मतलब हमें एंग्जाइटी ना हो या फिर हम रियलिटी को ना, एक तरह से हम रियलिटी से भागते हैं, स्केप करते हैं क्योंकि हमें उस चीज़ से एंग्जाइटी होती है, तो हम वेरियस डिफेंस मैकेनिज्म्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि रिप्रेशन। रिप्रेशन क्या होता है कि कोई भी थॉट जो तुम्हें परेशान कर रहा हो या फिर तुम्हें मतलब एक तरह से काफ़ी डिस्टर्बेंस दे रहा हो, तो तुम उसको रिप्रेस कर दो, अपने अनकॉन्शियस में डाल दो, ठीक है, और उस चीज से तुम भागने लग जाओ क्योंकि वो तुम्हें एंग्जाइटी देता है। तो हमने उसको क्या कर दिया, रिप्रेस कर दिया, उसको अपने अनकॉन्शियस के अंदर डाल दिया। फिर एक प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन क्या कहता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको अगर एंग्जाइटी हो रही है तो उसके लिए आप किसी दूसरे को ब्लेम कर दो। कैसे? एक स्टेप मदर है जो उसके हस्बैंड के बच्चा है, वो उनसे प्यार नहीं करती, लेकिन वो ऐसे दिखाती है कि वो ही मुझसे प्यार नहीं करते, मतलब तो वो प्रोजेक्शन कर रही है कि वो उन पे ब्लेम डाल रही है क्योंकि उसको एंग्जाइटी होती है उस चीज से। फिर एक होती है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या कि रैशनलाइज करना, कि जैसे एग्जाम में मैं अगर ये वाला पेन लेके जाऊंगा ना तो मेरा एग्जाम अच्छा ही जाएगा, ठीक है। आप ना वेरियस डिफेंस मैकेनिज्म्स का यूज करते हो जो आपकी एंग्जाइटी को रिड्यूस कर दे और आपको उस रियलिटी से भगा दे, क्योंकि आपको वो चीज एंग्जाइटी देती है, तो आप उसको या तो रिप्रेस कर देते हो या फिर एंग्जाइटी का कारण जो आपका है आप उसके लिए किसी दूसरे को ब्लेम कर देते हो। क्या? फिर रैशनलाइजेशन क्या होता है कि मतलब हम रैशनलाइज कर रहे हैं किसी दूसरे रीजन को कि मम्मी सबके मार्क्स बेकार है सिर्फ मेरे नहीं आए, मतलब रैशनलाइजेशन। फिर उसके बाद जो फ्रॉइड है ना, उसने दो तरह के इंस्टिंक्ट्स की बात भी की थी। लाइफ इंस्टिंक्ट होता है और एक होता है डेथ इंस्टिंक्ट। लाइफ इंस्टिंक्ट्स को इरोस भी बोलते हैं और डेथ इंस्टिंक्ट को थानाटॉस भी बोलते हैं। क्या होता है? लाइफ इंस्टिंक्ट जो होता है वो हमें सर्वाइवल की तरफ लेके जाता है और डेथ इंस्टिंक्ट हमें टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाता है। कैसे? कि जो लाइफ इंस्टिंक्ट्स होती हैं ना उनमें हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट्स आती हैं ऑफ हंगर, ऑफ थर्स्ट, सेक्स, नीड टू ब्रीथ एक्सेट्रा। एंड डेथ इंस्टिंक्ट में एग्रेशन, वायलेंस एक्सेट्रा। कि जो लाइफ इंस्टिंक्ट्स होते हैं जहाँ पे आपको अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट्स पूरी करनी होती है, हंगर, थर्स्ट, सेक्स, नीड टू ब्रीथ, अवॉइडेंस ऑफ पेन, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये इंस्टिंक्टिव बिहेवियर होता है। ये आपके अंदर शुरुआत से, जब से आप पैदा हुए हो, बचपन से जन्मजात ही होती हैं। किसी से हम एनवायरनमेंट से सीखते नहीं। हम जब से पैदा होते हैं हमें तब से भूख लगती है, तब से हमें प्यास लगती है, तब से हम ब्रीथ करते हैं, तब से हमें नींद आती है हमें। तो ये सारी चीज़ें हमें एनवायरनमेंट ने सिखाई नहीं है, ये हमारे अंदर शुरुआत से जन्मजात हैं, बचपन से हमारे अंदर हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे सर्वाइवल के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमें एक हमारी ग्रोथ की तरफ हमें प्रमोट करती है, हमें सर्वाइवल की तरफ लेकर जाती है। सो वो हमारी लाइफ इंस्टिंक्ट्स है। और डेथ इंस्टिंक्ट्स में जैसे कि जो हमारा अग्रेशन है, वॉयलेंस है, या जो लोग होते हैं जो अपने आप को ही हार्म करते हैं, वो सोचते हैं यार हमारी लाइफ में कुछ नहीं है, हमें तो अपनी लाइफ खत्म कर देनी चाहिए। तो वो अगर एग्रेशन का लेवल उनका इतना बढ़ जाए, सो दे कैन इवन लेड टू सुसाइड। तो कहने का मतलब ये है कि डेथ इंस्टिंक्ट ना आपको एक डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाता है। जिसके अंदर डेथ इंस्टिंक्ट होती हैं वो काफ़ी अग्रेशन होगा, उसके अंदर काफ़ी वॉयलेंस होगा, काफ़ी डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर शो करेगा वो। तो वो उसको एक आगे डेथ की तरफ लेकर जा रहा है, ना कि उसके सर्वाइवल की तरफ लेके जा रहा है। तो ये उसने फ्रॉइड ने बताई है हमें। ये जब हम आगे इंस्टिंक्टिव थ्योरी करेंगे और हम आगे वीडियोस में जब ये मोटिवेशन की थ्योरीज करेंगे तो हमें तब ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी होगी। फिर उसके बाद फ्रॉइड ने ना वेरियस स्टेजेस भी डिस्कस की थी, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की। फिर उसके बाद आता है एल्फ्रेड एडलर। आफ्टर सिगमंड फ्रॉइड कम्स एल्फ्रेड एडलर। अब एल्फ्रेड एडलर ने ना एक थ्योरी दी, किसकी? इंडिविजुअल साइकोलॉजी की थ्योरी थी। अब इंडिविजुअल साइकोलॉजी की थ्योरी में उसने क्या बोला कि हर एक इंडिविजुअल जब छोटा होता है ना तो उनके अंदर एक फीलिंग्स ऑफ इन्फ्योरिटी आती है। सबके अंदर एक इन्फ्योरिटी की फीलिंग होती है। कोई ये नहीं कहता कि हम हर रिस्पेक्ट में, हर डोमेन में हम बिल्कुल बेस्ट हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत इन्फ्योरिटी की फीलिंग सबके अंदर होती है जब वो अपने से ज़्यादा ऊपर सुपीरियर को देखता है।
तो वो फीलिंग्स ऑफ इन्फ्योरिटी को ओवरकम करने के लिए हर एक इंडिविजुअल का ना एक गाइडिंग गोल होता है, ठीक है। हमारा हर एक इंडिविजुअल का एक गोल होता है, चाहे वो कोई एक पॉजिटिव गोल हो, वो नेगेटिव गोल हो, जो उसको एक गाइड करता है, एक पुश देता है उसके लाइफ में आगे कुछ करने के लिए, उसको मोटिवेट करता है उसके गोल तक जाने के लिए, और उसकी वो जो फीलिंग्स ऑफ इन्फ्योरिटी होती है उसको ओवरकम करने के लिए, जिससे कि जो एक इंडिविजुअल है वो एक सुपियोरिटी की फीलिंग डेवलप करे, वो एक परफेक्शन की तरफ जाए, वो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करे, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल, जरूरी नहीं है कि सबके पॉजिटिव गोल्स होते हैं, कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो इवन नेगेटिव गोल्स रखते हैं अपने, ठीक है, कि मतलब हमें कुछ नेगेटिव वे में वो अपने गोल्स सेट करते हैं, जो मतलब ड्रग्स वगैरह की ट्रांजेक्शन्स करते हैं कुछ भी, तो उनका भी गोल होता है लेकिन वो नेगेटिव वे में होता है। तो मतलब गोल्स होते हैं सबके, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन वो जो गोल्स होते हैं वो उनको गाइड कौन करता है, उनका एक इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसने बताया था कि हमारे ना ये 5 स्टेजेस होती हैं, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें एक होती है ओरल स्टेज, एक एनल स्टेज, एक फैलिक स्टेज, एक लेटेंट स्टेज और एक जेनाइटल स्टेज। तो ओरल स्टेज में सबसे पहले जो एक न्यू बॉर्न होता है वो एक इन्फेंट है, जहाँ पे वो उसको प्लेजर मिलता है थम सकिंग से, फीडिंग से, बैबलिंग से, बाइटिंग से, दैट इज ओरल स्टेज। फिर एनल स्टेज जो होती है वो 2 to 3 ईयर्स के बीच में होती है, जहाँ पे जो एक इन्फेंट होता है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, जो 2 to 3 ईयर्स का हो जाता है। एक चाइल्ड का जो उस टाइम पे जो प्लेजर सीकिंग सेंटर होता है वो उसका एनल एरिया होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उसको काफ़ी प्लेजर मिलता है यूरिनेशन के थ्रू, डेफिकेशन के थ्रू, तो वो एनल स्टेज है। तो फैलिक स्टेज जो होती है वो 4 to 5 ईयर्स के बीच में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, 4 to 5 ईयर्स ऑफ एज, जहाँ पे जो एक चाइल्ड होता है अब वो डिफरेंस रियलाइज कर लेता है मेल्स एंड फीमेल्स के बीच में बाय अंडरस्टैंडिंग द सेक्सुअलिटी। उसको थोड़े एक्सटेंट तक उसको समझ आ जाता है कि हाँ ये मेल्स है, ये फीमेल्स हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत इस चीज़ को सीख जाता है। और बॉयज़ के अंदर एक ऑइडिपस कॉम्प्लेक्स डेवलप हो सकता है स्टेज में, और गर्ल्स के अंदर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ये क्या है? ऑइडिपस कॉम्प्लेक्स तो होता है जहाँ पे जो बॉयज़ होते हैं वो अपनी मदर के टुवर्ड्स एक लव की फीलिंग डेवलप करते हैं और अपने फादर के टुवर्ड्स एक हॉस्टिलिटी की फीलिंग डेवलप करते हैं, और जो गर्ल्स होती हैं इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स में वो अपने फादर के टुवर्ड्स लव की फीलिंग डेवलप करती हैं और मदर के टुवर्ड्स हॉस्टिलिटी की फीलिंग डेवलप करती है। लेकिन ये जो चीज़ है ऑइडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स, ये एक हाइपोथेटिकल सी चीज़ है जो सॉल्व भी हो जाती है। ये जो स्टेज होती है कैसे सॉल्व हो जाती है कि जहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों गिव अप कर देते हैं फीलिंग्स फॉर देयर रेस्पेक्टिव मदर्स एंड फादर्स, एंड वो अंडरस्टैंड करते हैं द सेक्शुअल रिलेशनशिप उनके मदर और फादर के बीच की, ठीक है, और फिर उसके बाद दे आइडेंटिफाई देम एज देयर पेरेंट्स। फिर एक होती है ये अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड है। फिर अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड लेटेंसी स्टेज आती है जो 7 ईयर्स से प्यूबर्टी तक होती है, जहाँ पे जो चाइल्ड होता है वो मोस्टली फिजिकली डेवलप करता है, ना कि वो सेक्सुअली अभी वो इनएक्टिव है, वो भी फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है। फिर जेनाइटल स्टेज आती है जहाँ पे जो एक चाइल्ड होता है वो एक इंडिविजुअल मेच्योर हो जाता है, एक जो चाइल्ड होगा वो बड़ा हो जाता है, जहाँ पे उसका साइको सेक्शुअल डेवलपमेंट होता है कि वो फिजिकली भी डेवलप करता है, सेक्सुअली भी डेवलप करता है, और उसको सोशल एंड सेक्शुअल रिलेशनशिप्स दोनों समझ आता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एल्फ्रेड एडलर। एल्फ्रेड एडलर ने एक अपनी थ्योरी दी ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी, जिसमें उसने क्या बोला, इंडिविजुअल जो होता है हर एक इंडिविजुअल के अंदर ना एक फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी होती है। कोई अपने आप को हर एक फील्ड में सुपीरियर नहीं मानता, सब बेस्ट अपना बेस्ट करना चाहते हैं, चाहे कोई पॉजिटिव वे में बेस्ट करना चाहे या फिर कोई नेगेटिव वे में बेस्ट करना चाहे। तो हर एक इंडिविजुअल का ना एक गाइडिंग गोल है जो उसको गाइड कर रहा है या जो उसको मोटिवेट कर रहा है कुछ करने के लिए, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर मैनर में वो एक इंडिविजुअल बिहेव करता है। जैसे अगर मेरा गोल है कि आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, ठीक है, तो उस गोल को पूरा करने के लिए मैं काफ़ी मोटिवेटेड हूँ और वो ही गोल मेरे को गाइड कर रहा है टू बी अ डॉक्टर और टू डू समथिंग इन माई लाइफ, और वो ही मेरे को मोटिवेट कर रहा है क्योंकि मैं एक सुपीरियर बनना चाहती हूँ, मैं एक अच्छी पोजीशन पे जाना चाहती हूँ, एक डॉक्टर की पोजीशन पे जाना चाहती हूँ, मैं परफेक्शन चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं किसी से इन्फीरियर रहूँ, कि मैं कुछ करूँ ही ना, मैं भी सबसे ऊपर उठना चाहती हूँ और अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल यही चाहता है कि हम परफेक्शन रहे, सब हमें फॉलो करे, हम सुपीरियर हो, ठीक है, हमारी डोमिनेंसी हो। तो हर एक इंडिविजुअल जो होता है वो सुपीरियर बनना चाहता है और वो
सबसे कोई ना कोई, हर एक इंडिविजुअल किसी ना किसी से इन्फीरियर ज़रूर फील करता है। तो उस इन्फीरियरिटी की फीलिंग को ओवरकम करने के लिए, सुपीरियर बनने के लिए, परफेक्शन गेन करने के लिए कोई ना कोई गोल हम अपनी लाइफ में बनाते हैं जो हमें मोटिवेट करता है। फिर एडलर ने ना इवन ये भी बताया था कि एक फैमिली में ना जो चाइल्ड होती है उनकी कैसी कैसी पर्सनालिटीज़ होते हैं। जैसे अगर ओल्डेस्ट चाइल्ड है, तो मिडिल चाइल्ड है, यंगर चाइल्ड है, तो इन सबकी कैसी पर्सनालिटीज़ होगी एक फैमिली के अंदर। जैसे अगर ओल्डर चाइल्ड है तो वो बड़ा अटेंशन सीकिंग सा होता है कि उसको सारी अटेंशन चाहिए, क्योंकि वो सबसे पहला चाइल्ड होता है इन द फैमिली, ठीक है। वो काफ़ी इनसिक्योर फील करता है अगर उसको अटेंशन ना दी जाए। लेकिन अगर उसके पेरेंट्स उसको न्यू बॉर्न के लिए प्रिपेयर कर दे तो वो प्रोटेक्टिव भी हो जाता है और वो रिस्पॉन्सिबल भी हो जाता है। फिर उसके बाद जो मिडिल चाइल्ड होता है वो एम्बिशियस और रिबेलियस होता है, ठीक है, क्योंकि उसको ये बोला जाता है कि वो तुमसे बड़ा है या फिर वो तुमसे छोटा है तो तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो वो हमेशा ना कुछ करके दिखाना चाहता है, रिबेलियस होता है, एम्बिशियस होता है। फिर एक यंगर आता है जो सबसे छोटा होता है, वो स्पॉइल्ड ब्रैट होता है, ठीक है, क्योंकि हम बोलता है ना कि सबसे छोटे को सबसे ज़्यादा बिगाड़ के रखता है फैमिली के अंदर। फिर कार्ल यंग आता है। जो कार्ल यंग था उसने अपनी एक अलग थ्योरी दी थी एनालिटिकल साइकोलॉजी की, और उन्होंने बोला था कि जो अनकॉन्शियस होता है ना उसके दो लेवल्स होते हैं, कि एक होता है इंडिविजुअल अनकॉन्शियस और एक होता है कलेक्टिव अनकॉन्शियस। कलेक्टिव अनकॉन्शियस जो होती है वो उसमें हमारे आर्कीटाइप्स होते हैं, हमारी प्री मॉडल इमेजेस होती हैं जो हमारे अंदर ऑलरेडी होती हैं, जिनको हम लोग इनहेरिट करते हैं, ना कि हम एनवायरनमेंट से सीखते हैं। जैसे कि गॉड या फिर मदर अर्थ, या हम इनको कह सकते हैं कुछ ऐसे सिंबल्स या कुछ ऐसे साइंस या कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे अंदर ऑलरेडी हैं, ठीक है, जिनको हमने सीखी नहीं है, वो हमारे आर्कीटाइप्स हैं। तो अब जो स्कूल है, स्कूल का कुछ क्रिटिसिज्म भी है ऑब्वियसली, कि दैट फ्रॉइड्स आइडिया ऑफ इन्फेंटाइल सेक्सुअलिटी इनवाइटेड मोर हेटर्स एंड क्रिटिसाइजर्स. Freud talked about id, ego, super ego, which cannot be measured scientifically. तो एक तो फ्रॉइड ने ना इन्फेंटाइल सेक्सुअलिटी की बात करी थी कि एक जो इन्फेंट होता है ना, वो उस टाइम पे उसने इन्फेंट के रेस्पेक्ट में, जो छोटा सा न्यूबॉर्न होता है, उस टाइम पे भी उसने उसकी एक सेक्सुअलिटी को लेकर बात करी थी, जो काफ़ी एक हेटर्स ने और काफ़ी क्रिटिसाइजर्स ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया, ठीक है, कि ये जो इन्फेंटाइल सेक्सुअलिटी है कि आप एक इन्फेंट को एक न्यू बॉर्न के कॉन्टेक्स्ट में एक सेक्सुअलिटी की बात कर रहे हो। फिर जो फ्रॉइड है उसने इड, ईगो, सुपर ईगो, इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करी, लेकिन इनको हम बिल्कुल साइंटिफिकली ऐसे मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं कि हाँ इड है इसमें ज़्यादा, या हमारे अंदर ईगो है, सुपर ईगो है, लेकिन साइंटिफिकली हम मेजर नहीं कर सकते। ये एक्चुअली में एक हाइपोथेटिकल से कॉन्सेप्ट्स हैं जो फ्रॉइड ने दिए। फिर उसके बाद साइकोएनालिसिस के कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस भी है, क्या कि दैट इट हैड इंक्रीज द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी बाय गिविंग द मेथड्स ऑफ फ्री एसोसिएशन एंड ड्रीम एनालिसिस फॉर स्टडिंग अनकॉन्शियस पार्ट, कि मतलब इसने हमें बताया कि कैसे हम अपने अनकॉन्शियस मटेरियल को कॉन्शियसनेस में ला सकते हैं, ठीक है, कैसे जो चीज़ें हमें परेशान करती हैं लेकिन हम उनके बारे में अवेयर नहीं होते और वो हमारे ड्रीम्स में आती हैं या फिर वो हमें काफ़ी परेशान करती है, तो कैसे कॉन्शियसनेस में वो चीज़ें हम ला सकते हैं और उनको हम पता लगा सकते हैं कि वो एक्चुअल में क्या है जो हमें परेशान कर रहा है, ठीक है। तो फ्रॉइड ने ऐसे डिफरेंट मेथड्स बताए, जैसे कि फ्री एसोसिएशन और ड्रीम एनालिसिस या ड्रीम इंटरप्रिटेशन। ये साइकोएनालिसिस में उसने ये सारे मेथड्स के बारे में डिस्कशन किया, जो काफ़ी एक पॉजिटिव स्कोप था साइकोलॉजी का और काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था साइकोलॉजी के अंदर। फिर उसके बाद जो फ्रॉइड है उसने इवन ये भी बताया कि जो आइडिया है किसका, डेमन्स का, एज अ रीजन बिहाइंड मेंटल इलनेस वाज डिस्पेल्ड बाय दिस स्कूल, एज फ्रॉइड टॉक्ड अबाउट वेरियस टेक्निक्स एंड थेरेपीज to cure mentally ill people who are actually ill due to mental problems but not because of demons. मतलब पहले क्या होता था ना, पहले एक्चुअली में जब साइकोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, किसी को पता नहीं था इसके बारे में, तो सब ऐसे बोलते थे कि इसके ऊपर ना कोई भूत प्रेत का वास है। कोई भी अगर मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र करता था तो बोल दिया कि वो एब्नॉर्मल इसलिए क्योंकि इसके ऊपर ना किसी कोई डेमन है या फिर कोई डेविल है। लेकिन फ्रॉइड ने इस आइडिया को डिस्पेल किया, ठीक है, फ्रॉइड ने इस चीज़ को हटा दिया और ये कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबके अंदर मेंटल इल का एक सीड होता है, मेंटल इलनेस का, और उसने इस आइडिया को हटा के बताया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि सच्ची में कोई हमारे अंदर मेंटल इश्यूज होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं या फिर एबनॉर्मैलिटी होती है, इवन जिसको ट्रीट करने के लिए जो फ्रॉइड होता था वो डिफरेंट थेरेपीज भी देता था। तो उसने ये जो आइडिया था, एक नेगेटिव सा ये जो आइडिया था मेंटल इलनेस को लेके, उसने इस चीज़ को भी एक सही तरीके से दिखाया। सो दैट वॉज ऑल अबाउट साइको एनालिसिस स्कूल, जिसमें हमने ब्रीफ में थोड़ा थोड़ा हर कुछ किया है।
एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम लास्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी करेंगे विच विल बी अ ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल स्कूल. होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू सो मच.